चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, साइंस चल रहा है, मतलब जो भी है क्वेश्चन लिखिए। Why the star appears why the star appears slightly higher from its actual position, from its actual position. कोई आंसर देगा? ये स्टार है और यहाँ पर अपन खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, बट स्टार हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आता है, स्लाइटली एट द हायर पोजीशन। एक्चुअली में वो यहाँ पर है, बट उसकी एपरेंट पोजीशन जो हमें नजर आ रही है, इट इज स्लाइटली हायर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखता है। क्वेश्चन है व्हाई? ड्यू टू, डेफिनेटली आपको आंसर लिखना है, ड्यू, इट इज ड्यू टू atmospheric refraction. Full stop. The starlight on entering the Earth's atmosphere, undergoes refraction before reaching the Earth. Full stop. Since the atmosphere bends, starlight towards the normal, the star appears slightly higher from its actual position. यहाँ पर आपको जो एक लाइन और ध्यान से लर्न करनी है वो है टूवर्ड्स द नॉर्मल, लिखा है उसे अंडरलाइन करिए। लिखा है अपन ने कि इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए सनलाइट या स्टारलाइट, अपन स्टार्स की बात कर रहे हैं, तो स्टारलाइट जो है, स्टार की लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है? डेफिनेटली इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। जहां पर है वहां से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है। तो जब भी अपन ने रिफ्रैक्शन की बात करी है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं, तो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आता है? तो ऐसे ही ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आना चालू हो गया। तो दो आंसर्स हुए, एक तो एपरेंट पोजीशन ऊपर गए या नीचे, तो आंसर है एपरेंट पोजीशन इज स्लाइटली हायर, थोड़ी सी ऊपर है। क्यों है? तो आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और अगर लाइट की डिटेलिंग में पूछा जाए या असर्शन रीजनिंग में ये चीज आ जाए,
तो हमें पता होना चाहिए कि लाइट किधर बेंड कर रही है, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तो हम ग्लास स्लैब बनाते हैं तो इधर हाथ दिख रहा है, ये सनलाइट है, इसके लिए नॉर्मल, या स्टार लाइट है, इसके लिए हमारा हाथ इधर जाएगा, इट इज अबव, तो ऊपर जा रहा है, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और एसर्शन रीजनिंग में एक और पॉइंट हो सकता है कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, तो रेरर से डेंसर मीडियम में। तो अर्थ जो है उसका मीडियम कैसा होता है, इट इज डेंसर एज कंपेयर टू जहां से लाइट आ रही है, दैट इज स्पेस। तो स्पेस के कंपैरिजन में अर्थ इज अ डेंसर मीडियम। चलिए नेक्स्ट, why the starlight flickers, क्वेश्चन लिखना है, why the starlight flickers। अब ये तो फ्लिकरिंग वर्ड आ जाए तो हमें आंसर ही समझ में आ जाएगा, तो वो लोग लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। इसी का दूसरा ऑप्शन होता है why star twinkles, स्टार जो ट्विंकल करते हैं, ट्विंकलिंग मतलब फ्लिकरिंग, तो इसी का एक और क्वेश्चन है why do stars twinkle। कल अपन ने फायर के टर्म्स में लिखा था कि फायर के ऊपर की जो एयर है वो कैसी हो जाती है, हॉट। क्या करेगी, हॉटर एयर इज लाइटर, इट मूव्स एंड द कोल्डर एयर टेक्स इट्स प्लेस। तो ये जो मूवमेंट है, एक का जाना और एक का आना, उसके लिए हमने लिखा था द फिजिकल कंडीशन इज नॉट सेम, therefore it shows flickering। तो यही लैंग्वेज हमें आज स्टार के लिए लिखनी है, कल हमने फायर के लिए लिखी थी, आज हम स्टार के लिए लिखेंगे। लिखिए, द फिजिकल कंडीशन ऑफ Earth's atmosphere, the physical condition of Earth's atmosphere are not stationary, comma, also the stars are point-sized objects. The stars are point-sized objects. So the starlight entering our eye, so the starlight entering our eye flickers. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, why planets do not twinkle। जो भी स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, व्हाई। हाँ, दो रीजन है, एक तो यह कि प्लैनेट्स आर नॉट पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, और सेकेंडली दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। तो दोनों आंसर्स आप लोग लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपका जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा द प्लैनेट्स आर नॉट पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, and secondly they do not have their own light। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आता है, छोटा सा, है ना, वेरी गुड। स्टार्स छोटे से होते हैं, सन इटसेल्फ इज अ स्टार, है ना, सन क्या है, लेकिन हमारे पास में है, इसलिए हमें उसकी हीट लाइट और ये सब चीजें पता चलती है। बाकी स्टार्स इतने दूर है कि हमें पता नहीं चलते। पॉइंट साइज का मतलब क्या हुआ, तो डेफिनेटली आपको तो यही मालूम है कि मैम बहुत छोटी सी चीज जो हो उसे बोला जाता है पॉइंट साइज, इट इज नॉट सो। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इसका आपके टेक्स्ट बुक से या किसी चीज से लेना देना नहीं है, ये हम थोड़ा 11th-12th की बात कर रहे हैं कि पॉइंट साइज का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट
whose size is negligible as compared to the other। इसको समझिए कि मेरे पास बॉल है, हम बैट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हम क्रिकेट अपने रूम में खेल रहे हैं। कहाँ पे खेल रहे हैं? रूम में। अपन अपने घर में बैठे हुए हैं, हॉल है और हॉल के अंदर अपन खेल रहे हैं। तो वो बॉल जो है कितना डिस्टेंस चल पा रही है, इतना सा इतना सा इतना सा, हमें पता है कि हाँ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल, हमें पता चलता है। अब यही डिस्टेंस अपन कंपेयर करें कि वी आर प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड की साइज को बॉल की साइज से कंपेयर करिए, क्या होगा? द साइज ऑफ द बॉल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द क्रिकेट ग्राउंड या क्रिकेट का स्टेडियम। तो उस जगह वो जो बॉल है इट एक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन वही बॉल जब हमारे घर में, इट डज नॉट एक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है भाई बॉल है, अच्छी खासी साइज है उसकी हमारे पास में है, लेकिन वही बॉल जब इतने बड़े ग्राउंड में पहुंचती है तो उसकी साइज जो है इट बिकम्स नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू बॉल। तो जब हम स्टार्स की बात कर रहे हैं तो कौन से कंपेयर किया जाएगा? यूनिवर्स से। तो एज कंपेयर टू द यूनिवर्स, ये जो स्टार्स हैं दे एक्ट एज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर अपन दूर से देख रहे हैं, डेफिनेटली आप स्टेडियम में बैठे हो और दूर से आप बॉल देख रहे हो तो बॉल कितनी सी दिख रही है? छोटी सी दिख रही है ना। अब वो छोटी सी आपकी लैंग्वेज में हो गई पॉइंट साइज। आपके लिए ये है कि जो छोटा होता है वो पॉइंट साइज होता है। फिजिक्स के लिए ये बोला जाता है कि whose size is negligible as compared to whole, उसे हम लोग नाम देते हैं पॉइंट साइज। तो छोटा होना नहीं, कंपैरिजन के टर्म्स में हम पॉइंट साइज वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? क्योंकि उनके पास एक तो खुद की लाइट नहीं है, और दूसरा उनकी साइज को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, दे आर नॉट पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। हम बोले कि अर्थ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नेक्स्ट, व्हाई देयर इज, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही चल रहे हैं सब कुछ। व्हाई देयर इज 2 minute advance sunrise and 2 minute delayed sunset? आंसर लिखिए, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन the sun appears slightly above, the sun appears slightly above than its actual position comma thus appears to rise 2 minutes earlier, thus appears to rise 2 minutes earlier। इसको एक्चुअली में देख लीजिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है या क्या इसके लिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। ये तो एक रफ आंसर आपके पास आ गया। इसमें एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं होराइजन। क्या वर्ड यूज करता है? होराइजन। होराइजन का मतलब हुआ कि ये एक पार्ट है भाई, अपन अपने घर पर खड़े हैं, छत पर खड़े हैं, जहाँ पर भी अपन खड़े हैं, वहां से अगर अपन सन को देख रहे हैं तो हमारे लिए एक लिमिट सेट होगी। उस लिमिट के नीचे अगर सन चला गया तो हम बोलेंगे सन सेट हो गया, और उस लिमिट से ऊपर है तो हम बोलेंगे सन राइज हो गया। तो वो जो लिमिट है जिसके नीचे सन सेट होता है और जिससे ऊपर सन राइज होता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं होराइजन। इतना पता चलेगा। अब सन जो है वो यहाँ पर,
अभी सनराइज की बात कर रहे हैं, सन जो है वो यहाँ पर है, लेकिन हमने तो क्या पढ़ा कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था ना कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, स्टार यहाँ पर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण द स्टार अपीयर्स स्लाइटली अबव, हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो सन भी क्या है, स्टार। कैसे अपीयर करेगा, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण इट विल अपीयर स्लाइटली हायर। तो सन यहीं पर है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें कहाँ दिखना चालू हो गया, ऊपर दिखना चालू हो गया। तो हमारे लिए सनराइज तो हो चुका, हम थोड़ी ये बोल रहे हैं कि सन यहाँ है और अभी यहाँ दिख रहा है, कौन मानेगा। सन दिखा, इसका मतलब क्या हो चुका, सनराइज हो चुका। तो सनराइज कितनी जल्दी हो गया, इट इज 2 मिनट्स अर्लियर। अभी सन यहीं पर है, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, so sunrise is 2 minutes early। अब सनसेट की बारी हुई, सनसेट में क्या होगा, सनसेट हो चुका, सन सेट हो गया, सन यहाँ पर आ चुका। अलग से बता रही हूँ इसीलिए कि वो एक जैसा ना लगने लगे। सन जो है वो होराइजन से नीचे जा चुका, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स स्लाइटली हायर। अभी भी सन मुझे कहाँ दिख रहा है, ऊपर नजर आ रहा है, जबकि सन कहाँ पर है, एक्चुअली में सेट हो चुका, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को अभी भी मुझे ऊपर दिख रहा है। अब वो बाद में नीचे, जब यहाँ से और नीचे जाएगा तब ये लाइन और नीचे हो जाएगी, ये वाला यहाँ चला जाएगा, इधर आ गया, जो असली वाला है वो और नीचे हो गया, तब नकली वाला नीचे जाएगा। तो हमारे लिए सनसेट कब हुआ, 2 मिनट्स डिले। तो टोटल 4 मिनट्स का डिफरेंस आया। 2 मिनट हमें जल्दी नजर आता है और 2 मिनट देर तक नजर आता है। ऑलरेडी सनसेट हो चुका, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स स्लाइटली एट हायर पोजीशन, और अब ये नीचे कब जाएगा, आफ्टर 2 मिनट्स। तो सनराइज 2 मिनट्स अर्लियर और सनसेट 2 मिनट्स डिले, दोनों का आंसर एक ही है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको ये होराइजन वगैरह अगर बनाना है और ड्रॉ करना है तो कर लो, आपको एमसीक्यूज में काम आ जाएगा। ड्राइंग नहीं आती है एग्जाम में, वो चिंता मत करिए। नेक्स्ट हेडिंग, टिंडल इफेक्ट। TYNDALL, टिंडल इफेक्ट। आंसर लिखे, द फिनोमिनन ऑफ scattering of light by the colloidal particles results in the Tyndall effect. हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, और 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। होमोजीनस मतलब जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे सॉल्ट इन वाटर, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन या होमोजीनस। हेटेरोजीनस के अंदर हमारे पास होता है कोलॉइडल और सस्पेंशन। कोलॉइडल का एग्जांपल जैसे एयर इटसेल्फ इज अ कोलॉइडल, उसके अलावा ब्लड कोलॉइडल, उसके अलावा मिल्क इज कोलॉइडल। तो इन सब के अंदर से अगर हम लोग लाइट पास करें, चाहे कोलॉइडल में से चाहे सस्पेंशन में से, तो जब हम लोग टॉर्च से लाइट उस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, बीकर में हमने सॉल्यूशन रखा है, तो लाइट के जो भी पार्टिकल्स हैं दे गेट स्कैटर्ड, मतलब लाइट जो है वो उन कोलॉइडल पार्टिकल्स के कारण स्कैटर करती हुई हमें नजर आती है।
इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट। अब इससे अभी हमारा क्या लेना देना है वो देखते हैं। क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, लिखिए। व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। कल आपको विग्योर वर्ड समझाया था, रेड लाइट की वेवलेंथ कैसी बताई थी? अरे कम या ज्यादा, है ना? ये जो वेवलेंथ थी इट वाज लॉन्गेस्ट। और ब्लू कलर के लिए यही मैंने आपको बोला था कि हम उसमें फिर वायलेट वगैरह वर्ड यूज नहीं करते, क्या वर्ड यूज करते हैं? ब्लू। तो ब्लू के लिए हमने बोली थी, एग्जैक्ट जाएंगे तो विग्योर में वायलेट वर्ड आता है। अभी अपन स्काई से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो अपन ब्लू वर्ड यूज कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं इट इज शॉर्टर। ठीक, उसके बाद डेविएशन क्या बोला था? अरे ऐसे 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 ऐसे, सबसे दूर कौन गया था? ब्लू जो है गेट्स डेविएटेड द मोस्ट। अपन ने कल विग्योर के टर्म्स में वायलेट पढ़ा था। एंड रेड इज डेविएटेड द लीस्ट। मतलब स्कैटरिंग जब होना है, जब फैलने की बारी आती है तो ब्लू कलर स्कैटर्स द मोस्ट एंड रेड कलर स्कैटर्स द लीस्ट। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगी ब्लू कलर में। अब स्काई की बात कर रहे हैं, वहां पे व्हाइट लाइट प्रेजेंट है, कोलॉइडल पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लाइट जाएगी, क्या होगा उसमें? स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट। हमने बोला कि लाइट जाके जब किसी पार्टिकल से टकराएगी तो वो क्या करेगी? टिंडल इफेक्ट, इट गेट्स स्कैटर्ड। जब स्कैटरिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन से कलर में होगी? ब्लू कलर स्कैटर्स द मोस्ट। और सबसे ज्यादा जब वो फैलेगा तो हमारी आंखों तक भी कौन रीच करेगा? ब्लू कलर हमारी आंखों तक रीच करेगा, हमें ब्लू कलर नजर आना चालू हो गया। तो लिखिए, व्हेन सनलाइट passes through the atmosphere, when sunlight passes through the atmosphere, comma, the fine particles in air, the fine particles in air scatters the blue color, scatters the blue color more strongly than the red. स्कैटरिंग ब्लू कलर में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेड। फुल स्टॉप। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट enters our eyes and hence the sky appears blue. Hence the sky appears blue. Next question. If Earth do not have atmosphere, if the Earth do not have atmosphere, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, then what would have been its color? Answer: the sky will appear dark. The sky will appear dark. क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जब अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी।
और स्कैटरिंग नहीं होगी तो कोई कलर हमें अलग से नजर आएगा भी नहीं, इट विल अपीयर डार्क। तो आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए कि if earth has no atmosphere then there will be no scattering of light।